गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट लॉ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था। रेट लॉ जो होता है वो क्या होता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन, मान लो कोई ए थी बी थी, उसकी कोई ना कोई स्टाइक्योमेट्री, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था A प्लस बी से बन रहा है मान लो C प्लस डी, इसकी स्टाइक्योमेट्री है A और इसकी है B, ये C और D। ठीक है, तो जो रेट होती है वो ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड ना करके, यानी कि पूरी A पे डिपेंड ना करके अल्फा पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ही B की कंसंट्रेशन पूरी B पे डिपेंड ना करके बीटा पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी जो रेट लो होता है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसको हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लो एक्सप्रेशन में जो मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं उनकी पावर्स के सम को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इट इज द सम ऑफ powers of molar concentrations of the reactants in rate law expression। जैसे कि इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर कितनी है अल्फा, दूसरी कितनी है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लेटिनम पे, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो अमोनिया का जब डिकम्पोजिशन होगा किसमें कन्वर्ट होगा, N2 प्लस 3H2 में, N2 में और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है देखो यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2। वैसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जितने NH3 यहाँ पे एडजोर है सरफेस पे, जितने लीव आउट कर रहे हैं उतने और आके वहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं, एडजोर्ब हो रहे हैं। इस वजह से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे इथेनॉल है, इसका डिकम्पोजिशन जब होगा तो CO यहाँ से बाहर निकलेगा, प्लस में बाकी क्या बच गया यहाँ पे CH4। ठीक है, तो ये जो है इसकी रेट जो है वो क्या कर रही है, CH3CHO की 1.5 टर्म्स पे डिपेंड कर रही है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1.5। ठीक है, ऐसे ही H2O2 है, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो H2O बनेगा, प्लस में क्या बनेगी ऑक्सीजन गैस। तो जो ये वाली रिएक्शन है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो थ्योरेटिकल तो है नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर कितना है फर्स्ट, तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया कि रेट लो में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनकी पावर के सम को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अभी हम देखा कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कोई भी अपने को एक्सप्रेशन दे दे और बोल दे कि बताओ कि उसके लिए रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं। मान लो कोई भी अपने को एग्जांपल दे दिया, रेट इक्वल टू, रेट लो एक्सप्रेशन दे दिया A 3/2 B -1। ठीक है, दूसरा हमें दे दिया R इक्वल टू, रेट इक्वल टू K A 1 B -2। ठीक है,
तो इनके लिए पूछ सकते हैं कि बताओ कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर रेट लॉ अपने को दे रखा है ये वाला। अब इसमें पावर्स क्या है 3/2, एक की पावर क्या है -1, तो क्या बच जाएगा 3/2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 0.5 यानी कि 1/2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 - 2 = -1। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपने को रेट लो दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं उनकी पावर्स को ऐड करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज देखो हमने पढ़ी थी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकती है कि वो जो के है उसकी यूनिट किस पे डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। ठीक है, तो अब देखो जो यूनिट ऑफ के किसके इक्वल होती है कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, अगर मान लो कि रिएक्टेंट जो है वो अपने लिक्विड फेज में है तो हम क्या लेंगे कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, और टाइम मान लो हमने लिया सेकंड में तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। मोल पर लीटर 1 - n, ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला है। n यहाँ पे क्या है n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है 0 है उसकी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और यूनिट हमें यहाँ से के की मिलती जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि जो गैसीय स्टेट में है रिएक्टेंट्स तो उस केस में हम कंसंट्रेशन ना लेके क्या लेंगे एटमॉस्फेयर लेंगे यूनिट, प्रेशर लेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम इनवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एटमॉस्फेयर 1 - 1, और ये क्या है सेकंड इनवर्स। अगर टाइम सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट में है तो मिनट इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे यूनिट ऑफ के पूछे अपने से, यूनिट ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी देखो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या है 1 - n, और ये क्या है सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब n की जगह यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो क्या पुट करेंगे 0 यानी कि 1 - 0, 1 में से 0 गया तो क्या बच गया 1, और यहाँ पे यूनिट क्या होगी इसकी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे अगर मान लो यूनिट पूछे अपने से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, ये क्या है 1 - n सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब n की जगह पे फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 में से 1 गया तो क्या बच गया 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, ये तो बन गया 1, और यहाँ पे यूनिट क्या आ गई सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे अगर मान लो अपने से पूछ ले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पूछ ले तो उसका क्या हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। ठीक है, n की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो 1 - 2 क्या बचा -1। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट क्या आ गई मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन का अपने से यूनिट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अपने से के की यूनिट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरा अपने से पूछने का मान लो 2 या 3 वैल्यूज दे दे, उसमें के की वैल्यू दे दे और पूछने की बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा इसका क्या होगा, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे उसकी यूनिट देख के। ठीक है, कि यूनिट जो आ रही है वो फर्स्ट ऑर्डर की है 0 की है या फिर सेकेंड की, इस तरह से हम पहचान लेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, दूसरा इसमें अपने से छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल्स पूछे जाते हैं, वो देखो। अगला यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं इन रेट लो एक्सप्रेशन
यानी कि कोई भी रिएक्शन है उसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है रेट इक्वल टू के, मान लो NO2 है, I नेगेटिव 2 है ये और 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेट लो एक्सप्रेशन अपने को ये वाला दे रखा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मान लो NO2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो डबल होगी या कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, इफ द concentration of NO2 is double, ठीक है। दूसरा केस अपने पास ले रहे हैं, एंड इफ द concentration of I नेगेटिव इज हैव इनकी हाफ कर दी जाए, then what will be the rate of reaction, then what will be the रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर देखो इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या है, R इक्वल टू रेट का एक्सप्रेशन क्या देता है, K NO2 नेगेटिव, I के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, F के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये है रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपल बनाने के लिए मान लो हमने मान लिया कि जो NO2 है उसकी कंसेंट्रेशन मान लो A है, जो I नेगेटिव है उसकी कितनी है, B है, और जो H पॉजिटिव है उसकी कंसेंट्रेशन है C। तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू K, इसकी कंसेंट्रेशन है A तो A रखेंगे, इसकी है B तो क्या हो जाएगी B स्क्वायर, और ये हो गया C तो C। ऐसे रेट क्या आ गई, K A B स्क्वायर C, K A B स्क्वायर C। तो अगला देखो ये क्या पूछ रहे हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इज डबल, यानी कि NO2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, कि पहले A थी तो अब क्या होगी 2A होगी, ठीक है। तो 2A होगी तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगी, न्यू रेट क्या हो जाएगी, जैसे K1 मान लिया, K A की जगह पे क्या रखेंगे 2A, B वैसी की वैसी है, और ये क्या है C, ठीक है। तो यहाँ से रेट क्या होगी, देखो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 2K A B स्क्वायर और ये C। देखो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी है R, अब यहाँ पे क्या आ गया ट्वाइस आ गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो NO2 के अगर डबल कर देंगे कंसंट्रेशन तो वो भी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, ठीक है। अगला केस यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो I नेगेटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो मान लो R2 हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल अपनी ये वाली थी K A वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं है, B में चेंज हुआ है, B अब के बाद यानी कि I नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या कर दी, हाफ कर दी, फिर B/2, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 2, और ये C, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो 1/2 का स्क्वायर, इसको बाहर लेके आएंगे तो 1/4, और ये है K A B और ये C, ठीक है। तो अब देखो जो नई रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, पहले वाली की 1/4, पहले वाली की क्या होगी 1/4, यानी कि जैसे हमने I नेगेटिव की कंसंट्रेशन को हाफ किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1/4 होगी यहाँ पे, क्लियर है। अगला देखो यहाँ पे अगले तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ gaseous reaction is held when the volume of the vessel doubles, then what will be the
ऑफ द रिएक्शन। देखो जैसे पीछे वाला कंसेप्चुअल हमने किया था उसमें क्या कर रखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपने को रेट का एक्सप्रेशन दे रखा था, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को बता रखा था। लेकिन यहाँ पे अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखा है। उसमें क्या बोला है कि कोई भी गैसियस मिक्सचर है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाती है जब हम जो कंटेनर हमने ले रखा है जिसमें गैसियस मिक्सचर ले रखा है उसकी वॉल्यूम को हम डबल कर देते हैं। तो बताओ कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्टेंट है और उससे क्या बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो हमने अप्लाई किया यहाँ पे रेट लो। मान लो रेट जो इसकी होगी वो क्या होगी, के ए की कंसेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, ए की कंसेंट्रेशन ए यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ऑर्डर अपने को कुछ भी नहीं दे रखा तो हम उसको क्या मानेंगे, एन मानेंगे। ठीक है, वैसे रेट क्या होगी, आर के ए की पावर एन। ठीक है, अब दूसरे क्या बोल रहे हैं, देखो जब वॉल्यूम रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, हाफ, जब हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो अपने को पता है रेट जो होगी वो किसके इक्वल, रेट क्या हो गया यहाँ पे, हाफ हो गया, यानी R/2 लिख दिया हमने, के कांस्टेंट है, अब ए क्या है, कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब हमने को पता है कि कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, N/V। ठीक है, तो N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिए कितने हैं, A है, तो क्या हो जाएगा A। ठीक है, बाई V, वॉल्यूम कितनी होगी यहाँ पे, डबल होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे, डबल। मान लो ये N नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम कितनी होगी, डबल होगी, तो ये 2 क्या आएगा यहाँ पे, A। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम अगर डबल हो जाएगी तो देखो वॉल्यूम डबल, तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, A/2 यानी कि हाफ, A/2। ठीक है, इसकी पावर टू मान लो क्या है, n। अब ये इक्वेशन हो गई 1 और ये क्या होगी, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो r डिवाइडेड बाई R/2 के ए की पावर n, के ए की पावर n, 2 की पावर n, r से r गया, 2 इक्वल टू के से के गया, ए की पावर n से ए की पावर n बच गया। ये कोफिशिएंट सेम है, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर n, कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात हमें ध्यान में रखनी कि कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होती है। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो कंसेंट्रेशन देखो क्या हो रही है, हाफ हो रही है, 1/2 N/V, यानी कि पहले A थी तो अब क्या होगी, A/2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ये था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे से पूछे जा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलवा सकता है, या फिर रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन पीछे लिख चुकी हूँ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ atoms, ions or molecules that must collide
each other simultaneously, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, simultaneously so as to result in a chemical reaction। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होता है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग स्पीसीज का मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज एटम हो सकती हैं, आयंस हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर कोलिजन होते हैं, वो आपस में टकराती हैं और फिर उससे चेंज जाते हैं और उनसे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में कितने एटम, आयन और मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, यानी कि दो एक साथ, ऐसे तीन होगा तो एक यहाँ से, दो यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि किसी भी रिएक्शन में कितने एटम, आयन और मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, ताकि उनसे प्रोडक्ट बने, ताकि रिएक्शन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, दो मॉलिक्यूल है अगर मान लो, तो आपस में आसानी से ऐसे कोलाइड कर सकते हैं, उनके क्या होंगे चांसेस कोलाइड करने के, ज्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तीन है तो क्या हो जाएंगे, थोड़े और कम चांसेस हो जाएंगे। चार है तो साइमल्टेनियसली टकराने के उनके चांसेस और कम हो जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो क्या होंगे, साइमल्टेनियसली कोलिजन के जो चांसेस हैं वो नेग्लिजिबल, बहुत कम होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी होती है, मोस्ट ऑफ की 3 तक ही पाई जाती है, हालांकि ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो मोस्टली क्या होती है, 3 मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, हमने देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, यानी कि किसी भी स्टाइक्योमेट्री देख के हम बता सकते हैं कि इतने क्या होंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। अगला क्या होता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में वैल्यू, द वैल्यू में चेंज विद टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगला ये वाला जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम सिंपल या जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जो एक स्टेप में हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें स्लोएस्ट स्टेप देखना पड़ेगा, सबसे जो स्लो स्टेप है और उसके अकॉर्डिंग हम रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पीछे हमने देखा था, ये क्या हो सकता है, इट मे बी फ्रैक्शनल, होल नंबर, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा उसका मॉलिक्यूल उसके एक मॉलिक्यूल साथ में टकरा रहा है, पूरे मॉलिक्यूल ही आपस में टकराएंगे, तो ये क्या होती है, इट इज ऑलवेज होल नंबर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलरिटी में हमने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अगला फिर जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, जो एक स्टेप में हो जाती हैं, सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। अगले थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, इनके हम स्टाइक्योमेट्री देख के हम लगभग बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी होगी। ये क्या होती है, हमेशा एक होल नंबर होती है,
ठीक है। ये एक क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और इसका टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मान लो टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो मोलिकुलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये था मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम इतना ही। ठीक है।